हाय, दिस इज गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 11 है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का सीरीज है, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज सीडो फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीडो फोर्स क्या है और कब कब फील करते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड में हमें सीडो फोर्स कब फील करते हैं। सीडो फोर्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 या 5 में इसी चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बता दिया, जब न्यूटन सेकेंड लॉ स्टडी कर रहे थे। क्योंकि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में मैंने बताया था कोई कोई जगह न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें एक बताया था कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो तब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। उसी टाइम सीडो फोर्स की कॉन्सेप्ट आता है और सीडो फोर्स से हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को वैलिड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर जिस जगह से देख रहा है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा ग्राउंड से देख रहा है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। क्लियर हो गया? यानी कि ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। अभी एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली में एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो स्टैटिक हो सकता है, यानी कि इसका वेलोसिटी 0 हो सकता है। दूसरा कंडीशन, इसका कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है बी। तीसरा एक्सीलरेटेड हो सकता है, यानी कि 3 टाइप का ये मोशन कर रहा है। यहाँ पर अगर 2 बंदा है, यहाँ एक बंदा, हर एक केस में चाहे रुका हुआ हो, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे हो या एक्सीलरेटेड हो रहा हो, लेकिन ईच बंदा अगर इसको ऑब्जर्व करे हमेशा उसको कैसे लगेगा? उसको लगेगा वो चल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देयर इज नो एनी वेलोसिटी, उसको फील नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि अगर ए ने बी को देखता है, तो बी हमेशा इसकी रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। लेकिन जब मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करूंगा तो ये ट्रॉली का अलग अलग स्टेटस दिखाई देगा, अलग अलग स्टेट दिखाई देगा। एक बार रुका हुआ है, फिर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी में चला दी, कांस्टेंट वेलोसिटी फील होगा या एक्सीलरेटेड मोशन होगा। क्लियर हो गया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है उस हिसाब से दूसरे का स्टेट को पता होता है। ये एक्सीलरेटेड मोशन में हो रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि कोई एक्सीलरेटेड नहीं है, रुका हुआ है। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर, दोबारा बोल लो, अगर ये वेलोसिटी या तो नहीं चल रहा है, इस ए के लिए अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए को मानता हूँ, अगर ट्रॉली नहीं चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है, इस दोनों केस में जो ऑब्जर्वर ए है इसको बोलता है इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल। अगर ये एक्सीलरेटेड है तो ऑब्जर्वर ए को हम बताएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी कि फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है वो इनर्शिया है, नॉन इनर्शिया। तो इनर्शिया फ्रेम कब बोलेंगे? ऑब्जर्वर जिस पोजीशन में, जिस फ्रेम में है, अब इसके लिए हमेशा ये कहाँ पर है? ग्राउंड में। तो इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो हमेशा कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ये नहीं, ऑब्जर्वर ये है, तो ऑब्जर्वर जिस जगह पर बैठा हुआ है उसकी, दोबारा बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वर कहाँ पर? ट्रॉली। तो ट्रॉली के स्टेटस के हिसाब से, ट्रॉली के स्टेट के हिसाब से इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा। तो ट्रॉली दोनों केस में, जब हम वेलोसिटी नहीं थे या कांस्टेंट वेलोसिटी, तब इनर्शियल फ्रेम था। जब ट्रॉली एक्सीलरेटेड होकर चल रहा है, ए एक्सीलरेशन से इस तरफ चल रहा है, उस केस में ये ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर भी उस ट्रॉली में है,
जिस एक्सीलेटेड हो रहा है। तो ऑब्जर्वर अगर एक्सीलेटेड होता है जहाँ से वो नोटिस कर रहा है, इस केस में हम इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। हो गया, क्लियर हो गया। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल, तो अब ये बताएंगे कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल से क्या मतलब है। हम तो सीडो फोर्स पढ़ने जा रहा है, अभी देखेंगे, हम बात करेंगे। तो अभी के लिए हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नॉन इनर्शियल का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड से ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने आप भी एक्सीलरेशन में है, बस कहानी खत्म। अभी आ जाता है सीडो फोर्स। सीडो फोर्स कैसा है, क्या है, कहाँ लगता है, हम प्रैक्टिकल फील्ड में एक बार देखेंगे। ठीक है, अगर कोई व्हीकल है, चलो ये व्हीकल बना दिया, तो यहाँ पर अगर एक आदमी बैठा रहता है सीट के ऊपर, ये व्हीकल अगर नॉर्मल स्टैटिक है तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ये व्हीकल ये एक्सीलरेशन से आगे बढ़ता है, तो जो बंदा बैठा हुआ, जो पर्सन बैठा हुआ है, उसको एक पीछे की तरफ धक्का फील होता है, क्योंकि हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, नहीं तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से हमने क्या देखा, ये अगर बैठा है तो बैठा ही रहना चाहता है, या कांस्टेंट स्पीड में है तो रहना, उसी में जाना होता है। इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए b है, इसका भी b है। जैसे मैं इसको एक्सीलरेटेड करूंगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, dv हो गया। वेलोसिटी जैसे ही चेंज हो रहा है तो ये अपना पोजीशन से हिलना नहीं चाह रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत। तो जैसे ही एक्सीलरेटेड कर दिया तो ये अपना पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, कौन सा फोर्स है, इसी फोर्स को बोलता है सीडो फोर्स। तो हमें सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि सीडो फोर्स कैसा होगा, जिस तरफ एक्सीलरेटेड हो रहा है, दोबारा बोल रहा हूं, जिस तरफ एक्सीलरेटेड हो रहा है उसके ऑपोजिट की तरफ सीडो फोर्स अप्लाई होता है। और सीडो फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखता हूं कि कितना वैल्यू है, वो होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी मास पूरा सिस्टम का नहीं, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है, पूरा सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो है, और मास ऑफ बॉडी और इसकी ऑपोजिट की तरफ लगता है, इसलिए माइनस है। यानी कि माइनस m इंटू ए। इसमें ये चीज़ों का ध्यान देना है, मास तो बॉडी का है लेकिन एक्सीलरेशन सिस्टम का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से नोटिस किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा केस में यहां सीडो फोर्स नहीं है, इसमें हम सीडो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। जब भी नॉन इनर्शियल यानी कि इसके अंदर बैठ के अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब जाके इसको सीडो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर भी एक्सीलरेटेड में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है कि हमने जब भी सीडो फोर्स के कॉन्सेप्ट लाएंगे तो ऑब्जर्वर को वहीं पर बैठाएंगे, उस सिस्टम के पार्ट होगा जिस सिस्टम एक्सीलरेटेड है। अगर एक्सीलरेटेड नहीं है तो कोई सीडो फोर्स नहीं है। क्लियर हो गया। और इन चीजों का ध्यान देना है, जो एक्सीलरेशन किसका है, सिस्टम का है। सेम, तो हमें ये वैल्यू को याद रखना है। सेम हम लिफ्ट की केस में भी, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है एक्सीलरेटेड में, तो हमको नीचे की तरफ फोर्स फील्ड होता है, ऐसा लगता है भारी भारी से लगता है। एक्सीलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, लिफ्ट का एक्सीलरेशन कैसे हो रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन हमें कैसे फील हो रहा है, नीचे की तरफ। तो ये हो गया सीडो फोर्स, मास ऑफ द, इसकी मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये वाला एक्सीलरेशन सिस्टम का एक्सीलरेशन है, यानी कि पूरा लिफ्ट और मास दोनों मिला के जो एक्सीलरेटेड हो रहा है वो है ये। इसी प्रकार अगर कोई राउंड
ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई हम लोग कोई ऑब्जर्वर है, कहाँ, अरे ये एक्सीलरेटेड है, क्यों एक्सीलरेटेड है, हो सकता कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, लेकिन एक्सीलरेटेड इसलिए है कि हर एक टाइम में इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेटेड बॉडी है, तो हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में स्टडी किया है, तो इसकी तरफ इनवर्ट की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहता है, तो एक्सीलरेशन अंदर की तरफ, तो सीडो फोर्स कहाँ, बाहर की तरफ, यानी कि इसकी बाहर की तरफ हमको सीडो फोर्स फील होता है। हमको ऐसा लगता है बाहर कोई धक्का मार रहा है, और इस सूडो फोर्स का क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी मास इनटू सिस्टम का एक्सीलरेशन, सिस्टम का एक्सीलरेशन ए है और ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सीडो फोर्स की कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। तो सीडो फोर्स, पहला कंडीशन, सीडो फोर्स तब अप्लाई होता है जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड मोशन में है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मास ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और उसका डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। खत्म। अभी कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे आसानी से और बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि सीडो फोर्स, सीडो का मतलब फेक है, अनरियल है। सीडो का मतलब क्या है, फेक है, यानी कि फेक फोर्स है, अनरियल फोर्स है। तो न्यूटन का लॉस ऑफ मोशन से इसका क्या नाता है, उसको एक बार हम देखेंगे कि क्यों हम बोलते हैं कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन में जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम को कंसीडर करते हैं, उस केस में न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन गलत हो जाता है, उसको हम देखेंगे। हो गया। अभी हमने 3 सिचुएशन को स्टडी करेंगे। कौन सा 3, सॉरी इसमें तो 4 है। चलो 4 सिचुएशन को हमने स्टडी करेंगे तो हमें सीडो फोर्स क्लियर हो जाएगा कि सीडो फोर्स कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्यों लगाना है। अच्छा, पहला कंडीशन है, इसमें एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो 2 ही कंडीशन में हो सकता है, या तो ये रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, या तो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। ऐसा कंडीशन में एक वेइंग मशीन है, एक पर्सन है, इसका वेट बताना है। तो वेट हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी ये सारे चीज़ किया हुआ है। न्यूटन सेकेंड लॉ में लिफ्ट का जो प्रॉब्लम है, लिफ्ट एंड वेइंग मशीन का, वो हमने कर लिया। तो वेइंग मशीन इंसान का वेट क्या दिखाता है, नॉर्मल रिएक्शन दिखाता है, यानी कि ये आदमी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो मशीन भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो मशीन जो नॉर्मल रिएक्शन इस आदमी के ऊपर लगाता है तो आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होता है, और इस आदमी का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg होता है। तो हर एक केस में सेम होगा, इस आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाए मशीन और नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। सेम केस है, mg और नॉर्मल रिएक्शन है, हर एक बार में लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग क्या हमेशा सेम रहेगा, नहीं रहेगा। अगर ये एक्सीलरेटेड में जा रहा है तो हर एक में अलग अलग होगा, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में ऑलरेडी देखा। क्लियर हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है वही है इसका रीडिंग, उसी को बोलते हैं वेट। अगर वेट ओरिजिनल देखा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रू वेट, जैसे इसमें, और जैसे इसमें ओरिजिनल वेट नहीं दिखाता है उसको बोलता है एपारेंट वेट। तो इसमें मैंने दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाके देखूंगा कंडीशन, इस कंडीशन को अगर मैं चेक करता हूँ, इस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें मैं अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर से दिखाता हूँ, यानी कि एक कौन है, इनर्शियल फ्रेम है, जैसे इनर्शियल फ्रेम से देखता है ये ऊपर जितना फोर्स नीचे इतना फोर्स, क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, कोई एक्सीलरेटेड नहीं है। तो ऐसा केस में इस बंदा को कैसे लगेगा, ऊपर जितना नीचे उतना, तो इसका मतलब n इक्वल mg, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका रीडिंग क्या देगा, n इक्वल mg। सेकेंड केस में अगर ये ऑब्जर्वर ग्राउंड में है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम है, उस टाइम में क्या आएगा, ऊपर की तरफ n है, नीचे की तरफ mg, और ये सिस्टम कहा जा रहा है ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स मतलब ऊपर माइनस नीचे, मास इनटू
एक्सीलरेशन। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, n इक्वल एम जी प्लस एम ए। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस बंदा उठ के आके यहाँ आके ऑब्जर्व करे, कहाँ पर, यहाँ, यानी कि ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट कैसे है, ये एक्सीलरेशन में जा रहा है तो ये भी एक्सीलरेशन। इसके लिए ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसको तो पता नहीं बाहर कितनी नियम है, क्योंकि अंदर जाके बैठ गया। ये एक्सीलरेशन उसको पता नहीं, क्योंकि वो भी उसी एक्सीलरेशन में है। तो ऐसा केस में अगर मैं न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन लगाता हूँ तो ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, यानी कि ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए ऊपर कितना फोर्स है एन, नीचे कितना है एम जी, एन इक्वल एम जी। ये तो गलत हो गया भैया, एक्चुअल में तो यूँ होना चाहिए था, न्यूटन लॉ को फेल कर दिया। हाँ, यही पर कंसेप्ट आता है सीडो फोर्स की। ये कहाँ पर है भाई साहब, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तभी तो जाके यूज नहीं हो रहा है। तो हमको क्या लगाना है, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स किस में लगता है, ऑब्जेक्ट में। कैसे लगता है, सिस्टम के एक्सीलरेशन की ऑपोजिट में। तो यहाँ पर हमारा पास एक सीडो फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन ऊपर, सीडो फोर्स नीचे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये एक्सीलरेशन है सिस्टम की, अगर मानता हूँ तो ये एक्सीलरेशन है। क्लियर हो गया। तो अभी हम यूज करते हैं। तो ऊपर जितना फोर्स है नीचे उतना फोर्स है। तो ऊपर कितना एन है, नीचे क्या है एम जी प्लस एम ए। हो गया, दोनों सी इक्वल हो गया। ये है सीडो फोर्स का कंसेप्ट, यानी कि जो ऑब्जर्वर में है वो भी एक्सीलरेटेड बॉडी में है, तब जाके हम सीडो फोर्स को अप्लाई करेंगे। अभी सीडो फोर्स अप्लाई करके यहाँ पर एपरेंट वेट, एन का मतलब क्या है, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट, ठीक है। और इसका मतलब है एक है ट्रू वेट, ओरिजिनल मेजरमेंट है। इसकी एपरेंट वेट कैसा होगा, सेम कॉन्सेप्ट वही है, सीडो फोर्स लगा देंगे। ओके, एक्सीलरेटेड नीचे हो रहा है तो सीडो फोर्स कितना होगा, ऊपर की तरफ कितना है, अभी बॉडी का बंदा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो ऊपर जितना फोर्स इतना फोर्स, क्योंकि स्टैटिक है उसके लिए इक्विलिब्रियम है। तो ऊपर कितना फोर्स है एन प्लस सीडो फोर्स, और नीचे एम जी। तो एपरेंट वेट इक्वल एम जी माइनस सीडो फोर्स, और सीडो फोर्स का मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू, ये हो गया। बस इसको देखते हैं, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल क्यों, ये रस्सी कट गया है, यहाँ जिस रस्सी से बंधा हुआ था तो ये रस्सी काट दिया हमने। जैसे कोई भी चीज़ को हमने छोड़ देता है, जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाला की भरोसा में छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ देते हैं तो एक ही एक्सीलरेशन में जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू होता है जी, यानी कि जी एक्सीलरेटेड में जा रहा है, जिसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। तो फ्री फॉल कंडीशन में एक्सीलरेशन किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है, तो सीडो फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ सीडो फोर्स लगेगा। तो ऊपर की तरफ इस बाई छाप के ऊपर सीडो फोर्स लगेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है, ऊपर जितना फोर्स है नीचे उतना फोर्स है। करते हैं, ऊपर कितना फोर्स है एन प्लस सीडो फोर्स इक्वल मास जी। तो इस केस में एन इक्वल एम जी माइनस सीडो फोर्स। सीडो फोर्स में क्या है, मास ऑफ द, दोबारा बोलो, मास ऑफ द सिस्टम नहीं है, हम लिफ्ट का मास कंसिडर नहीं कर रहा है, जिसमें सीडो फोर्स लगा रहा है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है जी, अरे भाई 0 हो गया। इसी को बोलते हैं वेटलेस, यानी कि वेटलेसनेस, वेटलेस, ये वेटलेस फील होता है। क्लियर हो गया। यानी कि हम भी अगर कभी एकदम ऊपर से ऐसे ही छूट जाते हैं तो हमको ऐसे लगता है बिल्कुल हमारे पास बॉडी में कोई वेट है ही नहीं, उसको वेटलेस बोलता है। हो गया क्लियर, ओके। तो
तो ये सिस्टम हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर से दिखा के यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम करेंगे। इसके अंदर जाके करेंगे कर सकता है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम जैसे ही हमने कंसीडर कर दिया तभी हमने सीडो फोर्स को लगाना ही है, और हमने 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे तो सीडो फोर्स के बारे में बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो शुरू करें, पॉज करके नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम इरेज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हीकल जा रहा है, जाने दो, नहीं जाने देंगे। चलो, एक्सीलरेटेड में जा रहा है, ए एक्सीलरेशन में। जैसे एक्सीलरेशन की बात कर रहा हो तो कौन सा माइंड में आना चाहिए? सीडो फोर्स। ठीक, एक सिंपल पेंडुलम है, जब स्टैटिक था तो इस पोजीशन में था। जैसे ये एक्सीलरेटेड में जा रहा है तो इसका पोजीशन चेंज होकर ऐसा हो गया, ये पार्टिकल के साथ थीटा एंगल हुआ। तो हमसे पूछ रहा है ये थीटा कितना है, यानी कि शिफ्टिंग कितना हुआ, पार्टिकल से शिफ्टिंग कितना हुआ। जैसे ये एक्सीलरेटेड पहुंच गया है तो ये हमेशा इस जगह पर आके ये कैसा है, रुका हुआ है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर ऑब्जर्वर बाहर से देखता है तो इसको क्या है, गाड़ी आगे जाते हुए दिखाई देगा, पूरा सिस्टम नजर आएगा। लेकिन जब अंदर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, तो वहाँ उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ आके रुका हुआ है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट है। कैसा स्टेट है? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब बताओ ये एंगल कितना है? तो हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका मास है m, ये कितना, पेंडुलम का मास कितना है? m है। तो ऑब्जर्वर को कहाँ बैठा दिया? एक्सीलरेटेड फ्रेम में। तो हमें कौन सा हमें यहाँ सीडो फोर्स कंसिडर करना। तो ये है, ये हमने मान लेते हैं, यहाँ पर मान लिया। ठीक, मान लो ये मेरा ओरिजिनल पेंडुलम है। चलो थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, और ये हो गया मेरा अभी का पोजीशन है पेंडुलम की। ओके, तो पेंडुलम का मास कितना है? m मास है, वो भी ठीक है, समझ में आ गया। पेंडुलम के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, वो भी ठीक आ गया। पीछे की तरफ m है, qm है, यही तो सीडो फोर्स है। एक्सीलरेटेड उस तरफ, तो सीडो फोर्स क्या है? पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये एक्सीलरेशन इसकी है, ये एक्सीलरेशन किसका है? इसकी है। इसका एक्सीलरेशन दोनों कंसिडर होगा, इस मास और गाड़ी का मास भी। अगर इसमें मान लेते हैं हमने फॉरवर्ड फोर्स F लग रहा है, तो F इक्वल m है ऐसा केस में। m का मतलब छोटे मास प्लस व्हीकल का मास। अगर व्हीकल का मास m है तो दोनों इंटू एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन सिस्टम का एक्सीलरेशन, तो ये है सिस्टम का एक्सीलरेशन है। क्लियर हो गया? ओके, कंफ्यूज नहीं होना। इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ये टेंशन फोर्स लगेंगे। ये एंगल थीटा है। अगर मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर इस टेंशन को, ये जो टेंशन फोर्स है, इस टेंशन फोर्स को मैंने 2 कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ तो इस तरफ क्या होगा? t cos थीटा, इसकी 90 डिग्री एंगल में, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा t sin थीटा। सिंस इक्विलिब्रियम स्टेट है, किसके लिए? इनके लिए इक्विलिब्रियम है, तो जितना लेफ्ट में राइट में जितना ऊपर उतना नीचे हो जाएगा। तो लेफ्ट में कितना m है, राइट में कितना है? t sin थीटा, यानी कि m ए इक्वल t sin थीटा। सेम ऊपर और नीचे, नीचे की तरफ कितना है? mg, ऊपर की तरफ कितना है? t cos ऑफ थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 नंबर इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन से 1 को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यानी कि दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो m कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? a बाई जी, t कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा होगा। तो यहाँ से हमें थीटा निकलेगा टेन इनवर्स a बाई जी, ये हमें थीटा आ गया। क्लियर हो गया? बहुत आसान।
सिर्फ हमने क्या लगाया, सीडो फोर्स, और टेंशन को मैंने क्या दो जगह रिजॉल्व कर दिया। ये हमने पहले से कितना बार किया होगा कि जिस डायरेक्शन में एंगल होता है टी कॉस थीटा, इसकी जस्ट 90 डिग्री में टी साइन थीटा। सिंस इक्विलिब्रियम स्ट्रेट है तो लेफ्ट इक्वल राइट और ऊपर इक्वल नीचे, ये टी कॉस थीटा एम जी के बराबर, टी साइन थीटा एम ए के बराबर हो गया। बस सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों सीडो फोर्स लगाया, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये एक्सीलरेटेड है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्सीलरेशन में है। ऑब्जर्वर कहाँ पर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन इन एक्सीलरेशन ऑफ द मास एम। यहाँ पहले हमने इसको समझते हैं। एक लिफ्ट के अंदर है एक बड़ा वाला मास ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर छोटा ब्लॉक है, इसकी मास है एम। इस छोटे मास का ये जितना भी है स्मूथ है, तो स्मूथ होने के बाद से इस तरफ ये एक्सीलरेटेड होगा, तो इसकी एक्सीलरेशन बोलना है ना कि एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, इसको हमको निकालना है। और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, इस तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमको निकालना है। ये दोनों कंडीशन ये है कि लिफ्ट, ये एस का मतलब सिस्टम का एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन में बताना है कि इस मास के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है और इस मास का जो स्लाइडिंग होगा इस तरफ, इसकी एक्सीलरेशन कितना है। क्लियर हो गया। सिंस सिस्टम क्या है, एक्सीलरेटेड है, तो हमने कौन सा सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आराम से हो जाएगा। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम हम शुरू करते हैं। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एफ बी डी एफ बी डी एफ बी डी, ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये मेरा मास कौन सा है, ये मास एम है। ओके, इस मास के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे एम जी नीचे की तरफ लगता है, तो इसकी अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की तरफ, ये एंगल कितना थीटा होता है, तो इस तरफ क्या होता है एम जी, हमने कोई ओवर किया ऑलरेडी, एम जी कॉस थीटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इसकी 90 डिग्री यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी साइन थीटा। बोले आगे बढ़ो, ये समझ में आ गया। और एक फोर्स को हमको लगाना है, कौन सा, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स कैसे लगता है, सिस्टम का एक्सीलरेशन जिसका उसका डायरेक्ट अपोजिट, सिस्टम कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस बॉडी के अंदर इसकी जस्ट नीचे की तरफ हमारा कौन सा सीडो फोर्स लगेगा। मास ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का एक्सीलरेशन है, कंफ्यूज नहीं होना, बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है, हमने बॉडी का एक्सीलरेशन की बात नहीं किया अभी तक। मास ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये एक्सीलरेशन लगता है। क्लियर है। इसका भी दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। इस तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एम ए कॉज ऑफ थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा एम ए साइन ऑफ थीटा। हो गया। अभी अगर बंदा यहां पर है तो इस बंदा को क्या नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, इस तरफ, ये बंदा कहाँ, इधर है, इस तरफ ये स्लाइडिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक एक्सीलरेटेड है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोला, एफ नेट इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि इस बॉडी का अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूँगा तो उस डायरेक्शन में होगा एफ नेट इक्वल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यही होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स, टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एम जी साइन थीटा और एम ए साइन थीटा, यानी कि एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन ऑफ थीटा, ये हो गया टोटल फोर्स। इस तरफ कोई फोर्स नहीं है तो माइनस करते, इक्वल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी एम है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी हमने ए बी से डिनोट किया। हमको पूछा क्या है, एक्सीलरेशन, तो यहाँ मास मास कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी निकलेगा जी साइन थीटा। साइन थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो जी प्लस ए साइन ऑफ
थीटा। तो यहाँ पर देखना एक्सीलरेशन अलग अलग है, दो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी है, कंफ्यूज नहीं होना। ए एक्सीलरेशन अलग है, ए एक्सीलरेशन अलग है। दूसरा हमसे पूछा है नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला देखते हैं। ऊपर की तरफ n है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ दो फोर्स है हमारे पास, एम ए कॉस थीटा और एम जी कॉस थीटा, यानी कि इस केस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये क्या है, सिस्टम का है, बॉडी का नहीं है। यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। तो हम नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी भी निकाल सकते हैं। कितना आसान है। सिर्फ ये आसान तभी हो पाया जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अंदर जाकर ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ जाकर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर को एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखा, और जैसे ऑब्जर्वर को एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखा, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक ही चीज ऐड कर दिया, वो कौन सा है, सीडो फोर्स। कैसा, अपोजिट टू द एक्सीलरेशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करके नोट करो। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या बता रहा है कि एक बड़ा सा मास m है, बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर छोटा सा ब्लॉक है, ये सरफेस सारे सरफेस स्मूथ है, मतलब कोई दूसरा फोर्स और नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे तब जाके कंसिडर करेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पर रख दूंगा तो क्या इसका टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मैंने एफ फोर्स अप्लाई करके ए एक्सीलरेशन दे दिया उसको। ऐसा करने में देखा गया कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, यानी कि ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ आना चाह रहा है, तो इसको सीडो फोर्स ने पीछे की तरफ धक्का मार के इसको क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखता है। तो ये वो एफ का वैल्यू हमको निकालना है कि कौन सा ऐसा फोर्स, कितना में फोर्स से मैं इसको खींचूंगा जिसे ये स्टैटिक रहे। अगर ये स्टैटिक रहे तो फोर्स कितना है हमको निकालना है, एक्सीलरेशन कितना है, उस कंडीशन में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। क्या क्या पूछा है, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी सिस्टम एंड फोर्स ऑफ एफ। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, इसकी एक्सीलरेशन नहीं, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन उसके इसमें 0 हो जाएगा। क्यों, रेस्ट में है, जा नहीं रहा है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और ये एक्सीलरेटेड हो रहा है और हम ऑब्जर्वर इसी का पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको सीडो फोर्स लगाएंगे, यानी कि इसके ऊपर 2 फोर्स लगेगा, एक mg और एक सीडो फोर्स। फिर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो यहाँ पर बनाया जाए। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बन जाओ भाई। ये हो गया, इसका मास हो गया m, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा। सबसे पहले mg कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ए mg है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, mg cos थीटा, थोड़ी देर पहले हमने किया ऑलरेडी, एंगल थीटा हो जाता है। इसके ऑपोजिट पे क्या लाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इतना तक क्लियर है। इस डायरेक्शन में लाएगा mg sin थीटा। दूसरा फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स हम लगाएंगे, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स कैसे लगेगा, अगर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है उसका ऑपोजिट तरफ से सीडो फोर्स लगेगा, यानी कि सीडो फोर्स कैसी, इसकी पैरेलल, ये हमारा सीडो फोर्स हो जाएगा। एम मास ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, इसकी एक्सीलरेशन एम ए। हो गया क्लियर, डन। ओके, अभी इसको ये अगर थीटा है, ये तो ये पूरा एंगल 90, तो इसका मतलब ये क्या है, 90 माइनस थीटा। ओके, ये अगर 90 माइनस थीटा, अगर इस डायरेक्शन की मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक कितना है, यहां से लेके यहां तक 90 है, परपेंडिकुलर है ना, ये नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है इसे परपेंडिकुलर, तो ये अगर 90 और ये 90 माइनस थीटा, पक्का ये होगा थीटा। तो इसकी भी 2 कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में ये होगा एम ए कॉस थीटा, इसकी 90 डिग्री, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा इस तरफ एम ए साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया। क्या क्या फोर्स हमको मिला, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, इस तरफ है एम जी साइन थीटा, उस तरफ है एम ए कॉस थीटा।
अभी कंडीशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, बॉडी इज एट रेस्ट, तो इस बॉडी में रेस्ट तभी होगा जब ऊपर का नीचे का इक्वल और इस तरफ और इस तरफ इक्वल होगा। यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, पहला अगर नॉर्मल रिएक्शन वाला इक्वेशन लिखता हूँ, एन इक्वल एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। हो गया क्लियर। दूसरा केस में ए और ए इक्वल होगा तभी तो रेस्ट पे रहेंगे, यानी कि एम जी साइन थीटा इक्वल एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें एम एम कैंसिल मिलता है, मुझे एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन इक्वल जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाता है जी टेन थीटा। तो हमसे क्या क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सीलरेशन, अभी पूछा है फोर्स। इस सिस्टम में फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन है। ये पूरा सिस्टम का मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल फोर्स है। कौन बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ। यानी कि फोर्स F इक्वल एम है, ये इस केस में सिस्टम का मास एम प्लस एम, दोनों सिस्टम का पार्ट है, इंटू एक्सीलरेशन ए। तो यहाँ से हमें मास दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, एक्सीलरेशन हमने यहाँ से निकालेंगे, जी का वैल्यू पता है, एंगल का पता है। जैसे एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये दोनों मास हमको दिया रहेगा तो एफ निकलेगा। उतना एफ से अगर मैं इसको खींचूंगा उतना एक्सीलरेशन से, तो ये रेस्ट में रहेंगे। क्लियर हो गया। यही हमसे पूछा था। नॉर्मल रिएक्शन का भी हम निकाल सकते हैं, मास हम जानते हैं, एक्सीलरेशन ने यहाँ से निकाल दिया और एंगल हम जानते हैं, बस नॉर्मल रिएक्शन में निकल जाएगा। एक कॉमन हमने इसलिए किया कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी दे देगा तो हम आराम से पुट करके कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ हमने क्या लगाया है, सीडो फोर्स लगाया। सीडो फोर्स लगाने का नियम क्या है, जिस तरफ एक्सीलरेशन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑब्जेक्ट का मास और सिस्टम का एक्सीलरेशन इसमें बोलना नहीं है। और तीसरी कंडीशन हमने क्या किया, रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके हमने चेक किया, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, इक्विलिब्रियम स्टेट लगा दिया, बस कहानी खत्म है। हमें रीडिंग पूछा है किस चीज़ का, स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस है, जिसमें हमने क्या लगा, पुली लगा। यहाँ तक तो ठीक है, हमने ऐसा वाला पहले भी किया हुआ है, लेकिन ये ट्विस्ट किया है, एक्सीलेटेड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड में एक्सीलेटेड भी हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन में रीडिंग क्या देगा, ऐसा कंडीशन में जैसे एक्सीलेटेड हो रहा हो तो मैं भी इसके अंदर घुस गया, कौन सा फोर्स लगाएंगे, सीडो फोर्स लगा के हम निकालेंगे। अच्छा, इसका रीडिंग क्या देता है, इसमें अगर टेंशन T, इधर भी टेंशन T, तो इसमें टेंशन कितना है 2T। हमने कोई ओवर देखा, जो टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स है और वही उसी को हम रीडिंग मानते हैं, वही रीडिंग है। तो हमने किसी भी तरह T निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके 2 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, नीचे क्या है 2 × G। सिस्टम किस तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके सीडो फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेंगे। यानी कि और एक फोर्स आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ द बॉडी एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सीडो फोर्स में वही है, यानी कि 2 × 1, 2 × सीडो फोर्स। तो इसमें डायरेक्ट 20 लिख देता हूँ मैं, अरे 2 × 1। क्लियर हो गया सब। इस केस में इसमें भी सीडो फोर्स नीचे लाएगा, कितना लाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन 4 × 1, और इसके ऊपर जो mg लगेगा 4 × 10 यानी कि 40। यह हो गया। ऊपर की तरफ टेंशन T है, ये भी है। 2 kg का अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ, क्योंकि 2 kg ये भी मूव कर रहा है तो इसका भी कुछ एक्सीलरेशन और दोनों का सेम एक्सीलरेशन होगा, मान लेते हैं एक्सीलरेशन A। अगर मैं 2 kg की बात करता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या होगा, ये 2 kg कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि 4 kg इज हैवियर, तो हमारा एक्सीलरेशन इस प्रकार होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, नीचे का फोर्स कम है। तो ऐसा केस में ऊपर में कितना है T, नेट फोर्स क्या है T माइनस नीचे, माइनस कितना है 20 + 2, 22 इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। इसमें एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इसके नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्सीलरेशन अलग है, एक्सीलरेशन अलग है, लिफ्ट का है और ये इसकी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
अभी हम देखते हैं दूसरा इक्वेशन। इसमें भी अगर मैं लगा देता हूँ तो ये बॉडी कैसे नीचे की तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा नेट फोर्स के हिसाब से, ये ज़्यादा, ये माइनस ए इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन है। 40 + 4 यानी कि 44 माइनस टी इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। इसकी मास और एक्सीलरेशन किस एक्सीलरेशन से जा रहा है, ए, दोनों का सेम, एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम और एक्सीलरेशन भी सेम है। ठीक, ये दोनों को मैंने अगर ऐड करता हूँ तो टी और टी कैंसिल हो जाता है, दोनों इससे माइनस करने से हो जाएगा 22 इक्वल ए 6a। ये हमारा मिल गया है। 4 + 2 इक्वल 6, 22, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा 22/6। कहानी खत्म। हमको निकालना क्या है, टी क्यों निकालना, क्योंकि रीडिंग इक्वल 2 × टी। तो टी निकालने के लिए मैंने एक नंबर इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर दूंगा, तो टी इक्वल 2 × एक्सीलरेशन 22/6 + 22। तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, ये 3 होगा, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 66 + 88 हो जाएगा। करेक्ट है, 88 / 3। ये हमारा क्या आ गया, टेंशन। तो रीडिंग क्या आ जाएगा भाईजान, 2 × टी, दैट इज 2 × 88 / 3, इतना न्यूटन, दैट इज। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर सीडो फोर्स नहीं लगाएंगे तो इस प्रकार एक्सीलरेटेड सिस्टम में हम नहीं कर पाएंगे। इसमें अलग अलग एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन अलग है और इसका एक्सीलरेशन अलग है। ये एक्सीलरेशन आके इसके रीडिंग को इफेक्ट करता है। अगर ये एक्सीलरेशन नहीं होता, अगर ये स्टैटिक में होते हैं तो इसका रीडिंग कुछ और होगा। हो गया क्लियर, हो गया डन। तो यहाँ तक था हमारा सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। होप हमने वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म में कर दिया। तो इतना ही है, न्यूमेरिकल का कोई लिमिट नहीं है, जितना करो उतना कम है। तो डू प्रैक्टिस एंड डू वेल।